गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। जैसा कि मेरा एक सीरीज चल रहा था वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान से, तो आज इसका आगे का पार्ट होगा। आप सभी को मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे क्वेश्चंस साइंस से बन सकते हैं, एक एक करके मैं चैप्टर वाइज आपको उसकी जानकारी देते जा रहा हूं। आप अगर इस क्वेश्चन सेट को अच्छे से कर लेंगे तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, किसी में भी आपको साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 जो था फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। उसके 3 वीडियोस बने थे। और सेकंड चैप्टर है आपका मैकेनिक्स से, काइनेमेटिक्स से एंड मोशन एंड ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसका मैंने फर्स्ट वीडियो कल डाला था, वो आप सभी ने देखा होगा। तो उसका आगे का पार्ट आज देखेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 तक हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 152 से देखते हैं क्या है। आप सभी जब भी एग्ज़ाम का तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, जो भी कन्फ्यूजन होती है उससे दूर हो जाती है, राइट दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम तो आपको पता है दिसंबर में होने वाला है। तो आप सभी ने तो काफ़ी अच्छे तैयारी कर रखा होगा, और तैयारी को मजबूत करने के लिए, उसका ब्रशअप करने के लिए आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें। क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में रखा है। बाद में फिर कभी मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, ताकि सारे एसएससी सीजीएल के भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स इसको देख सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल कर रखा था। हमने बताया था कि झूला जब झूलते हैं और अगर कोई झूलने वाला जो भी आदमी है, यहाँ पर जैसे लड़की दिया हुआ था, है ना, वो अगर खड़ा हो जाता है तब फिर क्या होगा, आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा। तो मैंने कल बता रखा था कि कोई भी लोलक हो, उसका आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g। यानी कि तुम्हारा जो है यहाँ पर ग्रेविटी के ऊपर आवर्तकाल निर्भर करता है, और दूसरा जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि अगर लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो उसके रीजन से क्या हो जाएगा, जैसे ही ये हाई हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या कहते हैं, इसका वैल्यू जैसे ही हाई होगा तो आप देखिए ना, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से हमको इसको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 153 कहता है, कहाँ चला गया, भाग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कोई भी वस्तु को जब आप हाइट से नीचे की ओर गिराते हैं तो आपको पता है कि इसमें जो होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज करता हुआ चला जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका कन्वर्ट होता है। तो जब इसमें देखिए, एक तो आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, हाँ देखिए एक्सेलरेशन दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रखा है, ए इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा क्या दे रखा है,
और एक समान त्वरण से गिर रहा है बोल रहा है, और 3 सेकंड के बाद टाइम पीरियड भी दे रखा है 3 सेकंड। ठीक है, तो आपको पता है कि उसका वेग क्या होगा पूछ रहा है ना, उसका वेग क्या होगा, ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ एक समान त्वरण। तो देखिए मोशन, लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने 3 इक्वेशंस पढ़ रखे हैं। एक तो पढ़ रखे हैं एस इक्वल टू वी प्लस यू टी, सॉरी वी प्लस ए टी, है ना, और एक पढ़ रखे हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। तो इसमें देखिए एक्सप्रेशन का वैल्यू 9.8 दे रखा है, ठीक है, और चूंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, राइट, तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा ये पूछ रहा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन उसका वेग पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको दोस्तों, देखिए अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशन से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन यहाँ पर देखिए जी ए का वैल्यू दे रखा है ना, और आपका टाइम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहले देखिए आपको वेलोसिटी निकालना है। एक आ रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू 2 GS, है ना, एस यहाँ पर ले लीजिए, एस डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस तक गया, तो यहाँ पर भी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, भी का वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर देखिए एस को रिप्लेस कर दीजिए, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन 2G, बी स्क्वायर अपन 2G, तो बी स्क्वायर अपन 2G यहाँ पर पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर अपन 2G। ये जैसे बी स्क्वायर अपन 2G पुट करेंगे तो देखिए यहाँ एक्सप्रेशन मालूम है, आपको टाइम पता है, ठीक है, दोनों ही पता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, भी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो लॉ ऑफ मोशन में जितने सारे इक्वेशंस होते हैं उसका यूज़ कैसे किया जाता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 154 में लिखा हुआ है लोलक की कालावधि, कालावधि मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अभी आपको मैंने फार्मूला बताया ना, टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपन जी होता है। इसमें तो देखिए किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा तुम्हारा ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ऑप्शंस क्या दे रखा है, लंबाई के ऊपर, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है समय के ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, और तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 155 देखिए यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 155, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ये देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जब गर्मी बढ़ती है तो लोलक घड़ी जो होता है, तो लोलक जो स्ट्रिंग जिसका यूज़ किए हैं ना, इसमें जिस स्ट्रिंग का यूज़ किए हैं, तो वो टेम्परेचर अगर मेटल का रहता है जनरली, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आपको पता है ना कि इसके बीच में अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होता है, मतलब लोलक का लंबाई बढ़ जाता है, लोलक का लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो आप देखे थे ना कि यहाँ पर एल जो है ऊपर में रहता है, तो एल जब ऊपर में रहता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जब एल बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, और जब टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो एक चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो टाइम 1 घंटा हो रहा था अब वो कंप्लीट 1 आवर जो है 1 घंटे के बाद हो रहा है, यानी कि स्लो हो जा रहा है। देख लीजिए, तो वही क्वेश्चन ही पूछा था, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156 देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने सेट करके रखा है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो देखिए ये एक्चुअल में जो है ना दाब विद्युत प्रभाव पे काम करता है, और यही स्फटिक क्रिस्टल जो है ना घड़ी में जो यूज़ करते हैं ये बेसिकली लोलक की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है, दाब विद्युत प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है।
देखिए इसमें आपको कहीं गलती दिखे तो देख लीजिएगा, हम यहाँ पर आंसर सभी का लिख रखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है, किसी किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है। तो हम लोग मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी मैं दे चुका हूँ, है ना, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। तो देख लीजिए कहाँ पर आंसर है, ये रहा क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर का यूज़ तो आपको पता है क्या होता है, डायोड का यूज़ कहाँ होता है, सतुलक चक्र क्या होता है, या ट्रांजिस्टर आपको पता है कि ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ट्रांजिस्टर। डायोड जो होता है, डायोड देखिए आजकल लिमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सब अलग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलीय दोलित्र आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है, ओह अच्छा 157 मैंने बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 158, 158 देखिए फिर से नॉमेरिकल है, 158 नॉमेरिकल क्वेश्चन है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, ठीक है। तो ये देखिए न्यूटन्स का लॉ पढ़े हैं ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से वहाँ से बना लेंगे, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ अ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है, उससे बनाएंगे। तो उससे बनाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा 10 गुना आंसर आएगा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से यहाँ बना दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो मोमेंटम कंजर्वेशन से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 जो है मोमेंटम कंजर्वेशन से बन जाएगा, m1v1 इक्वल टू m2v2 से, ठीक है। इससे बन जाएगा, आप आराम से इसे बना लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना, ये हो गया तुम्हारा m1 और m2 के बीच में ही तो रिलेशन पूछ रहा है। तो m1 मान लीजिए वो v1 हो गया 5 मीटर, और ये हो गया m2 मान लीजिए, और ये हो गया आपका v2 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर। तो यहाँ पर देखो ये बाई 10 हो गया, 5 कट गया, तो 10 टाइम्स आ गया ना, 10 टाइम्स आ गया आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 159 प्रेशर कुकर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा भाई, देखिए मतलब उसके डिज़ाइन से, डिज़ाइन के ऊपर जो डिज़ाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका डिज़ाइन करना है कुकर का, तो कैसे करेंगे, उच्चतम ताप उसमें कितना हो सकता है। तो पहला लिख रखा है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ, बिल्कुल नहीं होगा जी। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल ये तो सही है, वो देखो ऊपर का छेद छेद का क्षेत्रफल आप जान रहे हैं ना, सीटी के पास जो छिद्र रहता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वह उस पर रखा गया वजन, यानी कि सीटी के ऊपर, पूरा पूरा सीटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वजन कितना है, और वो जो है उसके छिद्र से कितना प्रेशर में जो है एयर निकल सकता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। देखिए ये क्या ये क्वेश्चन जो है ना आपको, एक समान गति से जा रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन जो लिख रहा है ना, एक समान गति से जा रहा है, मान लो ये एरोप्लेन था, एरोप्लेन जो है उड़ रहा है, इधर से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या किया ना कि ये बम गिराया, बम गिराया, तो पूछ रहा है एक समान गति से जा रहा है, बम गिराया, तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज़ की स्थिति क्या होगा। समान गति से जा रहे हवाई जहाज़ से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज़ की स्थिति क्या होगी। क्योंकि एक समान चाल से जा रही थी, तो देखिए जिस चाल से बम का जो एक्चुअल वेलोसिटी जो होगा और एक्चुअल जो स्थिति होगा वो क्या होगा, वो आपका हवाई जहाज़ का एक समान गति से जब जा रही होती है तो ठीक उसी के नीचे रहेगा वो हमेशा, ठीक है।
तो अगर स्पीड वो घटाता बढ़ाता नहीं है तब, ठीक है। तो बम के ठीक ऊपर, यही आंसर हुआ। देखिए बम के ठीक ऊपर। इसलिए देखिएगा, लड़ाकू विमान जो होता है ना, वो उसका कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही निशाना लगाता है, और उस पोजीशन पे जहाँ गिराना चाहता है उसका पोजीशन का कैलकुलेशन करता है वो, ठीक है, कि हम कितना स्पीड से जा रहे हैं, कहाँ पर गिरेगा नहीं गिरेगा, ठीक है, ये उसका कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहता है दोस्तों, देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कई कई बार दिया है, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में ही दे दिया है वो, अब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखिए, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक पीसा की झुकी हुई मीनार, आपको पता है ना, पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि इटली में है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसका झुकी हुई मीनार गिरता क्यों नहीं है भाई, गिर जाना चाहिए ना। तो देखिए कब बना था वो, उस टाइम का साइंटिस्ट किस तरीके से काम किया था उसके ऊपर, काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, है ना। झुकी हुई मीनार है लेकिन वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होता है ना, वो गिरता नहीं है। तो क्यों नहीं गिरता, तो देखिए कोई भी बिल्डिंग होता है ना, या फिर कोई भी मीनार हो, कोई बिल्डिंग हो, या फिर हम ही लोग जो खड़ा होते हैं तो खड़ा कभी कभी नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते, उसका मेन रीज़न है जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है हमारा, वो सिर्फ वो ऐसे जगह में होना चाहिए जहाँ हमको स्थिर बनाए रखे, ठीक है। तो झुकी हुई मीनार जो होता है ना, मतलब झुकी हुई मीनार जो बनाया है, यानी कोई भी मीनार है, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग जो भी है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए ना, वो मीनार के या फिर वो जो बिल्डिंग है उसके बीचों बीच होना चाहिए धरातल में, कभी नहीं गिरेगा वो, मतलब उसका कॉन्सेप्ट वही है। तो इसमें क्या है ना कि उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा ना, वो धरातल में ही होगा, इसीलिए नहीं गिरता वो, मतलब बिल्डिंग के बीच में धरातल में होगा। तो देखिए, तो ऑप्शन कहाँ पर लिख रखा है वैसा वाला, पहला ऑप्शन दे रखा है, वह बड़े तल क्षेत्रफल की आच्छादित करती है, नहीं इतना, ये मतलब उसका कंप्लीट आंसर नहीं है। वो शीर्ष भाग में पतली हो गई है, शीर्ष भाग में तो सभी मीनारों को पतला बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा वजन हो जाएगा ना। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, निम्नतम स्थिति में रहता है, ये निम्नतम स्थिति में रहता है इसलिए गिरता नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर रहती है, ये देखिए, ये अंदर 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 रहना चाहिए, ठीक है। तल के अंदर नहीं रहेगा तो वो गिर जाएगा, कोई भी वस्तु गिर जाएगा जी। आप भी अगर सही तरीके से बैलेंस ना बनाए, अलग तरीके से झुकें, तो आप बैलेंस नहीं रख पाएंगे। आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारे शरीर के बीच में होना चाहिए, तभी हम लोग खड़ा रह पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, अरे भाई ये तो कौन सा है, ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा ना, बायएंसी फोर्स आएगा। क्या आएगा बायएंसी फोर्स, पता है ना आपको क्या होता है। कोई भी अंशतः या पूर्णतः डूबा हुआ वस्तु पानी के अंदर क्या होता है, आभासी उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है, ठीक है। तो उसी बेस पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, ठीक है। फिर क्या है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, फिर पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि आभासी द्रव्यमान में उसकी कमी आती है, कब, बायसी फोर्स के रीजन से, कब होगा, जब वो डूबा हुआ रहेगा पानी में, तब ना। तो क्या होगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, ये तो बिल्कुल सही है ना। ऊपर जो आएगा तो हल्की नहीं होगी बल्कि भारी हो जाएगा, पानी में तो कम रहता है ना। और पानी से बाहर आकर स्थिरता, ये भी नहीं, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। द्रव्यमान, एक्स्ट्रा द्रव्यमान तो है नहीं भाई, उसका मास तो जो है वही है,
लेकिन पानी के अंदर जो होता है बायोंसी फोर्स के रीजन से क्या होता है, बायोंसी फोर्स क्या करता है, ऊपर की ओर लगाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाता है। दैट्स वाई क्या होता है उसमें पानी में हमें महसूस होता है कि उसका भार में कमी हो गया है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि देखिए, भरी हुई काठ है ना, चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, बोल रहा है कि भरी हुई गाड़ी जो है उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ऐसा क्यों? कहने का मतलब जो है वो जो काठ है, ठीक है, काठ है, इसके ऊपर बहुत सारे सामान लगे हुए हैं और इसका अपना एक वजन जो होगा, इसका जो अपना वजन होगा वो, तो ये टोटल जो वेट होगा, इस वेट के बराबर अगर मैं फोर्स लगा दूं तो इसको मूव कर जाना चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है भाई, मूव क्यों नहीं कर रहा है? तो मूव नहीं करने का रीज़न जो है ना, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो देखिए हम लोग चलते भी हैं ना तो घर्षण होना चाहिए, घर्षण नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, है ना, हम लोग गिर जाएंगे। तो ये घर्षण जो होता है ना, क्या करता है, जो मूवमेंट होती है, जिस और इसका मूवमेंट हो रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सतहों के बीच जो फोर्स लगता है इसके अगेंस्ट में, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं या फिर घर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो इस रीजन से दोस्तों हम लोगों को क्या होता है ना, जो एक्चुअल वेट है उसके बराबर फोर्स ना लगा के इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? फ्रिक्शन से, है ना। और फ्रिक्शन हम लोग चल तभी पाते हैं जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? वाह, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार मैंने एसएससी में भी देख रखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी वाइटल क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। तो देखिए आपको पता है ना कि वायुमंडल को कई स्तर में बांट रखे हैं, ठीक है। पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, है ना। फिर आपका क्या है कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर आएगा आयन मंडल, है ना, आयनोस्फियर, ठीक है। इस तरीके से इसको कैटेगराइज करके रखे हैं ना हम लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि ट्रोपोस्फियर में जितनी सारी क्या घटनाएं होती है, जैसे यहाँ पर क्लाउड होता है, मतलब आपका वर्षा होने वाला जितनी सारी चीज़ें हैं यहीं पर होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर इसी लेवल में यानी कि वर्षा भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसमें धूल कण यहाँ पर ज़्यादा है ना, धूल कण ज़्यादा है। तो इन इन सब समस्याओं के रीजन से क्या होता है ना कि हवाई जहाज़ को इस ट्रोपोस्फियर में हम लोग उड़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जाना पड़ता है स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, यहाँ पर एक तो रियल क्लाउड नहीं होता, ठीक है। होता है भी है तो काफ़ी क्लीन होता है, ठीक है। ये यहाँ के क्लाउड से क्या होता है, वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको पता है ना कि एक लेयर भी होता है, इन दोनों के बीच में ओजन लेयर भी होता है, O3, है ना, ओजन लेयर भी होता है, जो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है या फिर उसको वापस रिटर्न कर देता है, पृथ्वी के अंदर आने नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी हवाई जहाज़ होता है तो इस स्फीयर में उड़ा रहे होते हैं, ट्रोपोस्फियर के ऊपर उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मैक्सिमम किलोमीटर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये अर्थ सरफेस से ध्रुवों में जो होता है ना, ज़्यादा 30 किलोमीटर तक जाता है, और आपका विषुवत रेखा के आसपास ये 15 किलोमीटर तक जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी कि उसके ऊपर ही हमें हवाई जहाज़ को उड़ाने से सेफ्टी रहता है, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाए, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में वर्टिकल हवाएं नहीं होती, ठीक है।
ये दोनों ही सही है यार, दोनों ही सही है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसके निचला वाला भाग में बादल पानी दोनों ही नहीं होता है, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में भी क्या होता है, हवाएं जो होता है ना वो वर्टिकल नहीं होती है। वर्टिकल होने से दिक्कत है ना, हवाई जहाज़ को ऊपर फेंक देगा। ठीक है, इस तरीके से 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 166 में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन करता है। तो जेट इंजन किसके ऊपर कार्य करता है जी? पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कोणीय वेग। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है कोणीय वेग। दूसरा ऑप्शन दे रखा है रैखिक संवेग। और तीसरा दे रखा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और चौथा दे रखा है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है ही नहीं। ऊर्जा का संरक्षण उसमें करते नहीं हैं, है ना, सारा तो वेस्ट करते हैं। फिर ये कोणीय वेग संरक्षण, कोणीय वेग के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, है ना? जेट इंजन कोणीय वेग पे तो उसको क्या हमें घुमाना है क्या? नहीं, ये तो रैखिक वेग संवेग संरक्षण होता है। ठीक है, ये रैखिक वेग संरक्षण संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। वो जो पीछे रॉकेट के पीछे जो है ना जो जितनी एनर्जी निकल रही होती है वही उसको क्या करता है, पुश करता है और ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, तो वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। लीनियर, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन LMC के ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है? निम्नलिखित सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है भाई? तो आपको पता है ना कि हवाई जहाज जब ऊपर चली जाती है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वायुदाब में कमी आ जाएगी और पैन के अंदर जो लिक्विड है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई भी लिक्विड या लिक्विड फ्लो करे या गैस फ्लो करता है तो किधर फ्लो करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करता है। तो भाई सिंपल सी बात है ना, उस लिक्विड का जो उसके अंदर है ना, पैन के अंदर है, उसका प्रेशर हाई हो गया, उसके बाहर कम हो गया, तो ऊपर से अंदर से बाहर फेंक दिया भाई। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वायु दाब में कमी आने के कारण। बिल्कुल करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169 क्या कहता है दोस्तों? किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी पिंड का अधिकतम भार जल में होगा। पहला ऑप्शन है जल में होगा, दूसरा है वायु में होगा, तीसरा है हाइड्रोजन में होगा और चौथा है निर्वात में होगा। तो कहाँ होगा दोस्तों? देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि कोई भी पिंड या फिर कोई भी वस्तुएं जब जल के अंदर जाती है तो उसमें आभासी कमी आ जाती है, उसका वेट में आभासी कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो बॉयंट फोर्स के रीजन से आ जाती है। ठीक है, बॉयंट फोर्स के रीजन से आ जाती है। दूसरा है इसका वेट वायु में सबसे ज़्यादा होगा। वायु में क्या हो जाएगा जी? वायु में हो जाएगा M×G। ठीक है, तीसरा ऑप्शन रखा है हाइड्रोजन में होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का जो है ना वायु की अपेक्षा देखिए, और फिर निर्वात, निर्वात में हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं कि वहाँ पर जी का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ ग्रेविटी काम नहीं करता तो वहाँ पर वेट तो होगा ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो हाइड्रोजन में होगा। तो हाइड्रोजन में देखिए उसका हाइड्रोजन का एक्चुअल में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन भी एक तरीके का लिक्विड है और उसका घनत्व जो होता है ना वायु से ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसमें भी जो होगा ना उत्प्लावन बल काम करेगा, उत्प्लावन मतलब बायोन फोर्स काम करेगा तो वायु से ज़्यादा काम करेगा। इसलिए क्या होगा, वहाँ पर भी भार में कमी आएगी। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा भार किसी भी वस्तु का वायु में होगा। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है? किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, पृथ्वी तल पे सभी स्थानों में समान होगा, और चौथा क्या बोल रहा है, ध्रुवों पर निम्नतम होगा, और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है ना जी के मान पर होना चाहिए।
जी का मान क्या होता है, ठीक है। तो इसका जब जी का वैल्यू निकालते हैं ना तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 2r कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर जो है ना थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, मैं फार्मूला कंप्लीट भूल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग जब निकालते हैं ना तो अर्थ सरफेस मान लीजिए ये वाला है, अर्थ सरफेस ये वाला है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका ग्रेविटी का वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ग्रेविटी का वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ओफ, ग्रेविटी का वैल्यू जब निकाल रहे होते हैं तो पता चलता है कि ध्रुवों में जो है ना जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जी का वैल्यू मैक्स होता है वहाँ पर ध्रुवों में, ठीक है। और विषुवत रेखा में जो होता है ना यहाँ पर जी का वैल्यू मिनिमम होता है। और आपको पता है ना कि वस्तु का भार जो होता है वो क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो यहाँ पर जी का वैल्यू जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पर मैक्सिमम होगा भाई, तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। और पृथ्वी के सतह के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तब भी जी का मान कम होता है, नीचे जैसे जाएंगे तब भी जी का मान कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जी का मान एक्चुअल में होता कहाँ है, तो अर्थ सरफेस में ही होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें हो गया किसी वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 क्या कहता है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आप सोचिए दोस्तों, सोचिए क्या होगा, है ना। ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। दूसरा दिया है वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार जो है और द्रव्यमान दोनों ही शून्य हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आपको द्रव्यमान और भार में बेसिक डिफरेंस आपको पता है, मैंने कई बार बताया है। तो भार जो होता है वो मास इंटू जी होता है, और आपका द्रव्यमान जो होता है वो उसका जो वस्तु है उसकी कुल मात्रा होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान गए कि ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है वस्तु का भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम, किससे, आपका क्वेश्चन हो गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई नाव अगर नाव में कोई आदमी आगे की ओर जाएगा तो नाव किधर जाएगा भाई, है ना, दूर हो जाएगा, पीछे भाग जाएगा। किनारे की ओर आदमी अगर चल रहा है तो नाव पीछे की ओर भागेगा, सेम फोर्स लगाएगा ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, किनारे से दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन था, उसमें आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है तूफान आना। मतलब अचानक से प्रेशर बहुत लो हो गया, लो जोन जैसे ही हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर जोन हो गया, लो प्रेशर जोन हो गया, तो क्या होगा, हाई प्रेशर जोन से, है ना, वायु दौड़ के इधर आएगा आएगा और यहाँ पर तबाही मचा देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा क्या, तूफान के आने के संकेत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176 क्या कहता है दोस्तों, देखिए तो, मानव शरीर का भार होता है, क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, बिल्कुल गलत है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं, यहाँ मिनिमम होगा। मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होगा, है ना। तो इससे कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो तो एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि ध्रुव जो विषुवत रेखा है उसके साथ और ध्रुवीय अक्ष जो है उसके साथ मिलके वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ध्रुवों पर अधिकतम होता है मानव शरीर का भार।
क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 177 देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 177, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है उसका अंतरिक्ष में भार होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बता रखा है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखें। क्वेश्चन नंबर 177 का, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार कितना होगा? तो आप अंतरिक्ष जाते हैं तो क्या होता है, आपको पता है सेटेलाइट में आदमी जाता है तो क्या होता है, वो भारहीन महसूस करता है, तैरते रहता है, तो यानी कि भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, ओके राइट। अब क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है दोस्तों? किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। एकदम सही है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ये भी गलत है। विषुवत रेखा पे अधिक होता है, ये भी गलत है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, इसका तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ठीक, ओके। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो गया कि आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179 एंड 180 इतना ही आज का क्लास में रहेगा दोस्तों। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 179 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है, एक व्यक्ति चलती गाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, बैठने दे। वह एक सिक्का उछालता है, उछालने दे, जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, किधर चल रही है भाई? देखिए अगर समान गति से चल रहा होता है तो क्या होता है, सिक्का भी उसी आदमी के साथ चल रहा होता है और उसके हाथ में ही आके गेंद गिरेगा। लेकिन जब उसकी स्पीड वेरिएशन हो गया है तो क्या होगा, वो गाड़ी आगे निकल जाएगा और गेंद पीछे गिर जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो आदमी ने जब बॉल फेंका तो बॉल पीछे गिर गया और वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आगे गतिवर्धन में है वो, है ना, आगे क्या है, गतिवर्धन में है ना, उसकी गति इंक्रीज करते जा रही है। ठीक, समान गति में नहीं है। ओके राइट। ना क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 क्या कहता है? पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा डालो और जो तैर रहा होता है, ठीक है, तैर रहा है भाई। जब बर्फ़ पिघलती है, जब बर्फ़ पिघल रही है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रे भाई। क्यों प्रभाव पड़ेगा? बर्फ़ है ना, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाल रखे हैं आप, तो क्या होगा, जो पानी का जो बर्फ़, जब बर्फ़ पिघलेगा, एक तो ये बात समझ लीजिए, जब आपने क्या किया, ये मान लीजिए गिलास है, इसमें गिलास में आपने आइस क्यूब यहाँ डाल रखा है, तो भाई इसने क्या किया, वाटर का लेवल को तो इसने डिस्प्लेस कर रखा है ना। तो कितना डिस्प्लेस कर रखा होता है, जितना इसका भार होता है उतना ही डिस्प्लेस कर रखा होता है, जितना वॉल्यूम होता है, सॉरी, जितना वॉल्यूम होता है उतना ही डिस्प्लेस कर रखा होता है। तो अब जब ये पिघल जाएगा तो उसी वॉल्यूम को ये फिल करेगा ना जिसको उसने डिस्प्लेस कर रखा है। तो भाई उसका स्तर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना, उतना ही होगा। ये बहुत चलिए इसी के नाम पे और एक क्वेश्चन है नीचे जो छूट जा रहा है उसको कर ही लेते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? ये देखिए जस्ट सारी चीज़ें उल्टा होता है इसका, है ना। बर्फ़ मतलब वाटर जो है ना, सारे लोगों से सारे वस्तुओं से उल्टा काम कर रहा होता है। तो देखिए आपका आयतन पूछा है, आयतन, ठीक है, आयतन क्या होगा? तो देखिए जब बर्फ़ पिघलती है ना तो आप देखिए ये कैसे याद रहेगा। आपको पता है कि पाइप में मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा होता है और जम्मू कश्मीर उसको यहाँ से लेके चले जाइए जहाँ माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगा, मतलब पानी जम जाएगा, पानी जमेगा तो बर्फ़ बनाएगा। और आपको पता है कि वहाँ पर क्या होगा, पाइप फट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, पहले जो वॉल्यूम था, आयतन जो था वो बेटा वो बर्फ़ जब बना तो अपना आयतन बढ़ा लिया, बढ़ा लेने से क्या होगा, पाइप फट गया। ठीक है, तो अब उल्टा बोल रहा है, जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उसका आयतन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट जा रहा है, पाइप जो होता है सेफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा बात हो गया कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, राइट। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
आज भी मेरे ख्याल में हम लोगों ने कितना कर लिया, 50 क्वेश्चन कर लिया, सॉरी 30 क्वेश्चन कर लिया। और 30 क्वेश्चन में मैंने देखा कि एक से एक क्वेश्चन पड़े हुए थे, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए और इनके जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। और मुझे लगता है कि यहीं से आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके का वीडियो बनाते रहूं, तो आप मुझे कमेंट करें कि मुझे और किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। जोहार।